दोस्तों, एक आदमी है रविंद्र सिंह। इसकी शादी होती है आशा नाम की एक औरत से। दिल्ली में आराम से रह रहे थे। कुछ साल बाद इनका झगड़ा होता है। ये सब कुछ छोड़ के चला जाता है देहरादून। देहरादून में इसको एक लड़की मिलती है जो कि इसकी उम्र से 20 साल छोटी थी। ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं। एक छोटी बच्ची भी होती है। और उसके बाद ये दोनों रह रहे थे वापस आके मुरादाबाद में। उसके बाद यहां रहते हुए एक मर्डर होता है। और जब मर्डर होता है उस मर्डर की गूंज देहरादून, यूपी और दिल्ली 3 राज्यों में गूंजती है। ऐसा देखकर लग रहा था कि शायद पहले जब देखा कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में पता चला कि एक मर्डर है। पुलिस ने 2025 में इसको सोल्व किया केस को, और जो इसमें हत्यारे थे वो पकड़े गए। आपको आज की कहानी देखकर यह पता चलेगा कि रिश्तों से आज के समय में कैसे विश्वास उठता जा रहा है। वैसे तो आपने बहुत सारी कहानियां देखी होंगी, लेकिन आज की कहानी में देखने को मिलेगा हद से ज्यादा। विश्वास किसी के ऊपर ना करें। तो ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आपके सामने एक और क्राइम की स्टोरी लेकर। आपको ये क्राइम की स्टोरी सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग सतर्क रहें, आप लोग अपने लिए तैयार रहें हर चीज के लिए। कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई भी गलत नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कहानी की। समय था 2007। दिल्ली में रविंद्र और आशा ये दोनों पति पत्नी रहते थे। बच्चे बड़े हो चुके थे, बच्चे भी थे, लेकिन इनमें अक्सर कवासुनी रहा करती थी, झगड़े रहा करते थे। झगड़े रहने के बाद में ये दोनों अलग होने का फैसला करते हैं कि हम एक साथ नहीं रहेंगे और हमारा एक साथ रहना अब उचित भी नहीं है। तो दोनों के दोनों ये तय करते हैं कि हाँ, अब हम अलग अलग रहेंगे। जब ये दोनों अलग रहने की डिस्कस कर लेते हैं तो जो रविंद्र है अपना सारा व्यापार अपनी पत्नी और बच्चों को देके देहरादून चला जाता है। अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाता, सिर्फ किस लिए कि मेरे मन में शांति रहे, मैं शांति से अपना जीवन जी सकूं, ना कि रोज रोज के कलेश से मैं दूर हो जाऊं। कलेश मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पत्नी ने मांगा, जो बच्चों ने मांगा, वो सब कुछ बिना किसी शर्त के 1 सेकंड में छोड़ के और वो चले गए देहरादून। देहरादून में आने के बाद में ये डोरी वाला एक एरिया लगता है, यहां रहना शुरू कर देते हैं। यहां अपना दोबारा कारोबार शुरू करते हैं। जब दोबारा कारोबार शुरू करते हैं, धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगता है और इन्हें उस कारोबार में अच्छी सफलता मिलती है। जिसका भगवान चाहे उसका कुछ भी कर सकता है। तो ये उस कारोबार में काफी ऊपर तक आते हैं और अपना रहन सहन सब कुछ अच्छा कर लेते हैं। इसी बीच इनकी एक मुलाकात होती है एक लड़की से। लड़की का नाम है रीना। रीना से इनकी मुलाकात होती है। इन दोनों के बीच में एक्चुअली रीना की उम्र में और रविंद्र की उम्र में, दोनों की उम्र में 20 साल का गैप था। ये लड़की उस टाइम 17 के आसपास की थी, 17, 18, 19 साल के आसपास की थी जिस टाइम इनकी दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात धीरे धीरे बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सन 2011 में रविंद्र जो है वो रीना से शादी करता है। रीना एक्चुअली रहने वाली थी मुरादाबाद की ये रहने वाली थी। तो रविंद्र इससे शादी करता है और मुरादाबाद में आ जाता है 2011 के आसपास। उस समय पे ये घर बनाते हैं और उस घर को दोनों के नाम पे रखते हैं। रविंद्र का भी नाम शामिल था और जो रीना थी उसका भी नाम शामिल था। आज 2025 के अकॉर्डिंग उस घर की कीमत कोई 3 करोड़ बता रहा है, कोई 4 करोड़ कह रहा है और कोई कह रहा है कि 5 करोड़ तक भी वो घर आज के समय में बिक सकता है। यानी कि एक लग्जरियस हाउस था, जिसको लग्जरियस लाइफ कहते हैं। दोनों के दोनों लग्जरी लाइफ जी रहे थे। तो समय अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रीना है घर में ही एक फिजियोथेरेपी का इसने डिप्लोमा किया हुआ था। एक्चुअली ये शादी के बाद डिप्लोमा करती है। तो डिप्लोमा करने के बाद ये घर में के अंदर ही एक क्लिनिक टाइप का खोल लेती है जो फिजियोथेरेपी चलाने लगती है और साथ में एक सैलून भी खोल लेती है। तो दोनों से बहुत अच्छी कमाई हो रही थी और इस कमाई के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी इसके लगभग 11,000 सब्सक्राइबर के आसपास थे। वहां से भी थोड़ी बहुत अर्निंग आ रही थी। टोटल मिला के माने तो रीना एक लग्जरी लाइफ जी रही थी, जिसको एक लग्जरी लाइफ कहते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ उस घर में रह रहे थे, अपना चला रहे थे। इसी बीच
एंट्री होती है पारितोष की। पारितोष जो है वो एक पेशेंट है रीना का, वो फिजियोथेरेपी कराने के लिए आया करता था, फिजियोथेरेपी कराने के लिए आया करता था। उधर जो ये रविंद्र है, इसकी उम्र लगभग 52 साल हो चुकी थी और उसकी उम्र लगभग 33-34 साल के आसपास में थी रीना की। तो ये अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहा करता था, कभी हरियाणा चला गया, कभी पंजाब चला गया, कभी दिल्ली चला गया, कभी मकान पे आ गया, मतलब ऐसे रहा करता था। बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनको अपना बिजनेस भी संभालना होता है, क्लाइंट के यहाँ जाना पड़ता है। तो इसी बीच जो पारितोष है, पारितोष की और रीना की नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। हालांकि जब तक पारितोष की एंट्री होती है रीना की लाइफ में, तब तक उसको एक बच्ची भी थी। तो दोनों की अक्सर मिला करते थे, बात किया करते थे और इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। यानी कि जिस टाइम पे रविंद्र घर में अवेलेबल नहीं था, उपस्थित नहीं था, उस टाइम पे ये दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह उस घर में रहा करते थे। तो कुछ समय बीतने के बाद में, लगभग 2-3 महीने बीतने के बाद में, नगीना एक जगह है, ये जो पारितोष है नगीना का रहने वाला था। तो नगीना से ये आना जाना करता था। कुछ समय बीतता है तो जो ये रविंद्र है, रविंद्र का जो व्यापार है वो डाउन होने लगता है, ऊपर जा रहा था नीचे आने लगा। बिजनेस यही बिजनेस है, नौकरी फिक्स है, उसमें इतना आना है, लेकिन बिजनेस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो बिजनेस नीचे आने लगता है और लगभग 18 लाख रुपए की उधारी हो जाती है, 18-20 लाख की उधारी हो जाती है। तो ये एक क्लाइंट को 18 लाख रुपए का चेक काट कर दे देता है, लेकिन वो चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। वो बाउंस होने की वजह से क्लाइंट केस कर देता है और केस करने के बाद में रविंद्र अब छिपता फिर रहा था पुलिस से। तो इसी बीच जो आशा है, सॉरी जो रीना है दूसरी पत्नी, वो कहती है कि मेरा एक जानने वाला है, क्लाइंट है पारितोष, तुम एक काम करो पारितोष के यहां रहने लगो। तो कहता है कि मैं पारितोष के यहां तो छिप जाऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो रीना, आज के टाइम पे उधार बहुत चढ़ चुका है और ये जो बंगला है हमने बनाया है, ये हम दोबारा भी बना लेंगे कभी। तुम एक काम करो, इस बंगले को बेच देते हैं और बेचने के बाद में हम इस बंगले को से जो पैसे आएंगे उससे उधारी चुका देंगे और कोई छोटा बंगला बना लेंगे, क्योंकि पैसे तो बच ही जाएंगे ना। वो 3-4 करोड़ का है, उधारी 20-25 लाख 50 लाख है, तो कुछ पैसे बच जाएंगे। रीना नहीं मानती, रीना कहती है कि नहीं, इसमें मेरा नौकरी भी चल रही है, मेरा सैलून भी चल रहा है और इसमें मैं अपना खुद का सेंटर खोल के बैठी हुई हूं, मैं नहीं बेचूंगी। अब अकेला आदमी नहीं बेच सकता क्योंकि दोनों के नाम बराबर चढ़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है। जब झगड़ा होता है तो ये कहता है कि ठीक है बाद में आके मिलते हैं, मैं चला जाता हूं पारितोष के यहां जो नगीना नगर में रहता था। तो वहां जाके ये छिप जाता है पुलिस से। जो फैमिली वाले होते हैं उनको रविंद्र सिंह पहले ही कह देता है कि कोई भी ये मत बताना पुलिस को कि मैं कहां छिपा हुआ हूं और कोई भी मेरा लोकेशन मत देना, मैं आज के बाद फोन स्विच ऑफ कर रहा हूं। तो फोन स्विच ऑफ करके पारितोष के यहां चला जाता है और फैमिली वाले ये बहुत सोच के संतुष्ट बैठ जाते हैं। इसी बीच लगभग 31 मई और 1 जून 2025 के आसपास एक लाश मिलती है पुलिस को नेशनल हाईवे के नजदीक। पुलिस इस लाश को ढूंढ रही थी, देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और तो पुलिस क्या करती है, जो नेशनल हाईवे के आसपास के सीसीटीवी है उनको निकलवाती है। उसमें एक गाड़ी दिखाई देती है जो संदिग्ध होती है। जब गाड़ी दिखाई देती है तो गाड़ी दिखने के बाद में वो उस गाड़ी के ओनर की डिटेल निकलवाते हैं और ओनर तक पहुंचते हैं तो वहां से ओनर गायब था, जो कि रविंद्र सिंह उस गाड़ी का ओनर था। तो उसकी पत्नी से पूछताछ होती है, उसके घर वालों से पूछताछ होती है, कुछ नहीं पता चलता। आखिर में प्रदीप के घर वालों का जो रविंद्र के घर वालों का जो बड़ा भाई था वो आता है, उसको एक सीसीटीवी दिखाते हैं। तो सीसीटीवी दिखाते हुए कहते हैं कि गाड़ी के अंदर कौन है, क्या तुम पहचान सकते हो? तो वो बताता है हाँ इसे तो मैं पहचानता हूं, ये मेरे भाई की दूसरी वाइफ रीना है, ये गाड़ी चला रही है। तो पता चलता है जब जांच पड़ताल करती है पुलिस कि जो डेड बॉडी है वो रविंद्र की है और जो मर्डर है वो रीना ने और पारितोष ने किया है। दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में रीना आगे की कहानी बताती है, उसने मर्डर क्यों किया पुलिस वालों को। तो रीना कहती है कि देखो घर दबाव बना रहा था ये हमारे ऊपर घर बेचने का। घर बेचना नहीं चाहती थी मैं, क्योंकि उसमें मेरा क्लिनिक भी था और उसमें मेरा एक सेंटर भी चल रहा था।
तो मैंने परितोष, वैसे भी ये मेरे किसी काम का तो था नहीं, 52 साल उम्र हो चुकी थी, तो मेरी जो शारीरिक जो जरूरतें हैं वो पूरी कर रहा था परितोष। तो मैंने परितोष को कहा कि तुम इसका मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी और तुम्हारे साथ शादी भी करूंगी। तो इस लालच में आके परितोष ने इसका मर्डर किया। तो इतना सुनने के बाद में पुलिस दोनों को गिरफ्तार तो कर ही चुकी थी, आगे जो चालान करना होता है वो कर देती है, और जो एफआईआर है वो पक्की करके और सारे सबूत इकट्ठे करके अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। जो ये मर्डर हुआ था ये 31 और 1 जून के आसपास हुआ था। पुलिस ने जो इनको पकड़ा वो लगभग 22 जून के आसपास पकड़ा, तो लगभग 20 दिन के आसपास का बीच का गैप रहा। पुलिस ने 20 दिन में इनको ढूंढ निकाला। दोस्तों, आप पुलिस से नहीं बच सकते आज के समय में, ठीक है? तो क्राइम करना बिल्कुल गलत है। आप जो सोच के क्राइम करते हो कि मैं ये कर लूंगी, जैसे कि इसने सोच के किया कि मैं बाद में पार्लर चला लूंगी, लेकिन जाना पड़ा ना जेल। बहुत सारी मेरी कहानियां मेरे चैनल पे हैं जिनमें उन्होंने सोचा कुछ और था और बाद में जेल जाना पड़ा। दोनों ही काम से हाथ धो बैठे। तो कोई भी गलत कदम ना उठाएं। हर समस्या का समाधान बैठ के बातचीत से हो सकता है। आपको क्या लगता है? आपने जो पूरी वीडियो देखी, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।